दिनेश सिंह जी हैं। दिनेश सिंह जी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार की ज्यूरी में काम किया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका पर कई नए विचारों का बीड़ा भी उठाया है। उन्होंने दुनिया भर में शिक्षा पर कई प्रतिष्ठित आमंत्रित सार्वजनिक और मुख्य व्याख्यान दिए हैं। जैसे आर्थिक विकास में दिशा की नीति पर, गणित पर और गांधी पर भी उन्होंने बहुत से व्याख्यान दिए हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में गणितीय शोध पत्र प्रकाशित किए और उनके गणितीय कार्य के कई पुस्तकों, मोनोग्राफ और पत्रों में उद्धृत भी किया गया है। उन्हें कई पुस्तकों का लेखन और संपादन भी किया है। अगर इनके शिक्षण की हम बात करें तो इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से गणित में स्नातक और पारास्नातक डिग्री हासिल की। उन्होंने अपनी पीएचडी इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन लंदन से डिग्री उन्होंने प्राप्त की। वह एक चित्रकार, प्रशंसित सार्वजनिक वक्ता और गांधी दर्शन के छात्र हैं। वो अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के साहित्य के काफी शौकीन हैं। अतः जिनके अनुभव और ज्ञान से पाठशाला के सभी सदस्यों को काफी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। इसी आशा के साथ मैं उनसे उनके वक्तव्य को आरंभ करने का अनुरोध करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि प्रधान रूप से आज इस सभा में छात्र ही एकत्रित हुए हैं। ये सुभाष, ये सही है कि नहीं मेरा सोचना? जी सर, कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं, जैसे राजीव रंजन जी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो मैं देख रहा हूं, परंतु प्रधान रूप से अधिकांश तो छात्र ही हैं ना? जी जी जी। खैर, हम सभी छात्र हैं। ऐसे तो दृष्टिकोण से देखा जाए तो आदमी जीवन पर्यंत सीखता रहता है, कभी कुछ समझ में नहीं आता है। और एक सेकंड कुछ बोलना चाहूंगा। मैं राजधानी कॉलेज। जी जी, प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं प्रिंसिपल राजधानी कॉलेज राजेश गिरी बोल रहा हूँ सर। राजेश जी नमस्कार। सर, मुझे राजीव रंजन जी ने बताया कि सुभाष जी, गौतम जी ने प्रोग्राम शुरू कराया है गांधी जी की पाठशाला। और सर, आपको सुनना तो मैं समझता हूँ कि कोई भी विषय हो, आप गणित के इतने बड़े विद्वान रहे हैं और डीयू के जब वाइस चांसलर भी थे तब भी आप गणित के साथ साथ बहुत विषयों पे हमने आपके व्याख्यान सुने हैं। कस्तूरबा पे मैंने सुना, एक बार आप राजधानी कॉलेज आए थे जब ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक हमारा प्रोग्राम था। और सर, मैं तो ये मानता हूँ सुभाष जी, अगर भाषण देने की कला में, द आर्ट ऑफ डिलीवरी में कोई अगर पुरस्कार है, हमारा नोबेल प्राइज है, तो हमारे सर दिनेश जी को जाता है। सर, मैंने कोई भी ऐसा नहीं सुना आज तक कि जो भी जैसे आपका नाम आता है जी, तो लोग जी। इतनी बड़ी रेंज में आप बोलते हो। सर, कल की बात है, कल हमारे यहाँ कॉन्वोकेशन था दिल्ली यूनिवर्सिटी का और माननीय रक्षा मंत्री जी का कॉन्वोकेशन स्पीच थी। सर, वहां पे स्पेशल आपका नाम मेंशन किया। कुछ गणित की बात हो रही थी, एंसाइंट मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स की बात हो रही थी। सर, बहुत अच्छा लगता है। और आपको तो मैंने कई जगह आपका प्रवचन सुना, यूनिवर्सिटी में भी सुना। तो सर, हमारा सौभाग्य है कि एक बड़े मैथमेटिशियन होते हुए आप इतनी रेंज में बात करते हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत प्रणाम आपका। बहुत सारे पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। मैं सर को नमस्कार, थैंक यू। आप सबका अभिवादन। और मैं सर को एक चीज और बता दूं कि ये हमारी 90वीं पाठशाला है। अरे वाह। और 1.5 साल से हम नियमित रूप से बिना किसी खर्च के, बिना किसी सहयोग के, छात्रों की मदद से चला रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा। जी सर, आप शुरू करें सर। सॉरी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सराहना कर रहे थे मेरी। एक चीज आपको मैं पहले ही सिद्ध करा दूं, मैं विवाहित पुरुष हूं। विवाहित पुरुष जानता है कि वो कितने पानी में ठहरा हुआ है, तो मुझे अपने बारे में कोई भ्रम नहीं है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ आपके ऊपर प्रभाव डालना चाहता हूं, मैं सच बता रहा हूं। ईश्वर करे कि हम लोग सब, जैसा कि गांधी जी ने सिखाया, जी सर, समय के साथ जितना ही अपने को सुधार ले उतना ही उचित है, उतना ही भला जी है। सर। जी के मैं चूंकि छात्रों को संबोधित कर रहा हूं, तो मतलब फिर मैं जैसा कहा, छात्र हम सभी हैं, परंतु जो अभी जीवन अपना आरंभ कर रहे हैं उनको मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम में से बहुत कम इस बात को ठीक से ग्रहण कर पाते हैं या इसको पहचान पाते हैं
कि गांधी जी का प्रधान ध्येय क्या था। मैं आज चाह रहा हूं कि जितना मुझे समझ में आया, और ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वही आखिरी शब्द है, इसमें आगे तमाम बड़े अच्छे योग्य विद्वान इसमें बहुत कुछ कह सकते हैं, मैं तो एक सरल रूप से कहना चाहता हूं कि गांधी जी सिर्फ ईश्वर की खोज में निकले थे, ये मान के चलिए। ईश्वर की खोज होती क्या है अगर उसको समझ लें तो गांधी जी क्या चाहते थे, क्या थे, वह भी समझ में आएगा, और हो सकता है कि हम लोग अपने आप को भी थोड़ा बेहतर समझने लगे। तो गांधी जी ईश्वर की खोज में निकले थे, मैं क्यों कहता हूं, और उसी से व्यवहारिकता जुड़ी है। अगर व्यवहारिक नहीं होगे तो मैं नहीं मानता कि ईश्वर मिलेगा। तो ईश्वर की खोज में क्यों थे, मैं इसलिए कहता हूं कि बड़ी कम आयु में उनको इसका गहरा आभास हो गया था, बड़ा गहरा आभास हो गया था कि वे सत्य से जुड़ जाए, अंदर से अंतःकरण से आवाज उठी, बड़ी गहरी ध्वनि उठी, जिसको मैं अंतःकरण की ध्वनि, अंतर्ध्वनि कहता हूं। और छात्र लोग इसको थोड़ा सा समझें कि ये हुआ कैसे और क्या बात थी, क्या घटना थी। मेरा अनुमान है 7-8 वर्ष के रहे होंगे, बालक थे, और वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक था, उनके जीवनी पे आधारित, उसको देखने चले गए थे। यहां मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुनना। पता नहीं कितने लोग गए होंगे उस नाटक को देखने। गांधी अकेले तो गए नहीं थे, उनसे उम्र में अधिक, और हो सकता है उनके ही उम्र वाले भी गए होंगे और थोड़ा बड़े भी गए। अवसर सबको मिला, सबने वो नाटक देखा, अनुमान है सबको पसंद भी आया होगा। परंतु गांधी जी के हृदय में वो अंतःकरण में प्रवेश कर गया। उसका जो मूल उद्देश्य था, जो ध्येय था, उसका लक्ष्य था कि सत्य ही सब कुछ है इस जीवन में। बाकी लोग रह गए, बाकी सब रह गए। मैं बनारस का रहने वाला हूं, वहां एक कहावत चलती है तुलसीदास जी के संदर्भ में, लेकिन कहावत बड़ी गहरी है, बड़ी गहरी है, इसको अन्यथा न लीजिएगा, कि हम तुलसिया भैंस चराए संगे ठावा ठाई, हम तो जस का तस रहे तुलसिया भयल गोसाई। आप समझ रहे हैं क्या है इसका अर्थ? शायद जो बालक वहां से न जुड़े हो न समझे कि तुलसीदास यानी तुलसी और हम साथ ही भैंस चराते थे। पता नहीं क्या हुआ, मैं तो अभी भी भैंस ही चरा रहा हूं, तुलसीदास गोस्वामी बन गए। इसके पीछे जो राज है उसको इस भले आदमी ने समझने की कोशिश नहीं की, उसका यही कष्ट था। अक्सर मैं इस बात को सुनता हूं, कई बार ऐसा हुआ है, कोई ऊंचे दर्जे का व्यक्ति अगर कहीं से गुजरता है तो आसपास खड़े लोग, अरे ये तो मेरे साथ पहले कंचे खेलता था। अरे भाई खेलता था, इससे तुम क्वालिफाई हो गए, तुम्हारी कोई उपाधि ऊपर हो गई या वो नीचे गिर गए, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। यह समझने की कोशिश करो कि क्या वजह थी कि वह वहां है और तुम शायद नहीं हो, अगर तुम्हें इसका कष्ट है तो। इसी दृष्टिकोण से मैं गांधी जी के इस हादसे की बात कर रहा हूं, इस घटना की, कि सबने उस दृश्य को, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने जो प्रण लिया कि मैं परिवार प्राण सबको त्याग दूंगा, सत्य को नहीं त्यागूंगा, सबने देखा। जिस प्रकार उसने गांधी जी को पकड़ा, इसीलिए वो गांधी जी बन गए, वही क्षण है। मैं नहीं जानता किसी मनोवैज्ञानिक ने इस बात को कभी लिखा है, कहा है इतने जोर से, इतने एम्फेसिस के साथ, कि वही क्षण है कि वो महात्मा के मार्ग पे चल पड़े। वही क्षण है। घर आके उन्होंने प्रण लिया कि जीवन पर्यंत मैं सत्य से जुड़ा रहूंगा। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, पहली चीज कि ये ऐसे अवसर उन सबको थे, 40, 50, 60, 100 जितने लोगों ने उस नाटक को देखा,
छुआ सिर्फ महात्मा को, ये क्या बात थी। तो हम अगर अपने अंदर झांके और सोचे कि ऐसे हर किसी के जीवन में अनेक अवसर आते हैं, हम व्यवहारिक नहीं हैं कि ऐसी रोजमर्रा की चीजों से ही आदमी आदमी बनता है, इंसान इंसान बनता है, अपने आप को उसी से ऊपर उठाते हैं। कोई जादुई पुड़िया या छड़ी नहीं है कि एक दिन कोई आएगा और हाथ फेर देगा और हम महात्मा गांधी बन जाएंगे। इसी से बनते हैं। किसी का भी जीवन उठाइए। माइकल फैराडे दूसरी कक्षा में स्कूल से निकाल लिए गए, गरीब इतने थे, नहीं जा पाए स्कूल, उसके आगे पढ़े ही नहीं। वे भी 10 वर्ष के भी शायद नहीं थे, उनको बना दिया गया एक दुकान में अप्रेंटिस की तरह। कहां भेजा उनको? एक बुक बाइंडर की दुकान में, जो जिल्द चढ़ाता था पुस्तकों पे। अब ऐसे तो तमाम दुकानदार थे, तमाम लोगों की जिल्द चढ़ती थी, तमाम बालक इसी तरह, गरीबी का हाल था इंग्लैंड में, तो सब वहीं पर इसी तरह से खाने पीने का गुजारा मिल जाता था। फैराडे ने उसका कैसे लाभ उठाया, कैसे अंतःकरण में यह अवसर गया कि गांधी जी के अंदर भी वही एक अवेयरनेस होती है ना, सजग रहना, जो कुछ हो रहा है उसके प्रति सजग रहना। फैराडे के लिए साथ भी था, वे भी सजग थे। जो पुस्तकें आती थी बाइंड करने के लिए, वे उनको खोल के बाइंड बढ़िया करते थे, कोई शिकायत नहीं किसी ने की, बल्कि वह दुकानदार उनकी प्रशंसा करता है, चाहता है कि बालक लगान दिल लगा के काम करता है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, वो सहायता भी करता था। क्यों? क्योंकि फैराडे सजग थे, ही वॉज अवेयर, ही वॉज कॉन्शियस कि इसमें से कुछ निकलेगा, कि जो आगे पीछे ब्राइंड करने का माहौल है, गोंद है, ये है, दफ्ती है, ये है, वो है, उसी के अंदर से अमृत भी निकलेगा। और वो जिज्ञासा जो है गांधी में भी थी, फैराडे में भी थी, कबीर में भी थी, हर किसी में रहती है जो थोड़ा बहुत अपने को ऊपर उठा लेता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ग्रहण करें व्यवहारिक तौर से कि रोजमर्रा के जीवन से ही सब कुछ निकलता है। गांधी जी व्यवहारिक इसीलिए व्यवहारिक हुए कि वो समझते थे इसकी महत्ता की हाथों के प्रयोग से दुनिया से जुड़कर ही आदमी अपने को ऊपर उठाता है। इसीलिए उन्होंने चरखा कातने पे इतना जोर दिया। जवाहरलाल जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, व्यवहारिक बनना चाहते हो तो अच्छे लोगों की आत्मकथा और जीवनी पढ़ो। आजकल कुछ फैशन हो गया है कि हम निंदा ज्यादा करते हैं, ग्रहण कम करते हैं। हम उस किसी की भी चर्चा करो तो 6 लोग खड़े हो जाएंगे कि अरे वो ऐसा है, वो तैसा है। ये कोई नहीं कहेगा कि साहब उसमें वो गुण है। जवाहरलाल जी की भी कई बार मैं निंदा सुनता हूं, अरे हम में से कौन ईश्वर है, हम सब में दोष है, हम सब मिट्टी के हैं। लेकिन जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करो। जो व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक जेल में रहा भारत के आजादी के संग्राम के संदर्भ में, कुछ तो गुण रहा होगा। एक गुण मैं बता देता हूं आज, कि जवाहरलाल जी जब आजादी के लड़ाई से जुड़े, गांधी जी से प्रभावित होकर, तो उन्होंने कहा कि वैसे जोश था, सब कुछ था, मैं जुड़ तो गया, परंतु मुझे गांधी जी की एक खादी वाली बात, ये सब मुझे समझ में नहीं आती थी, मैं आस्था नहीं थी मेरी। परंतु कहते हैं कि गांधी जी का जादू ही ऐसा था कि उससे घिसते घिसते उसका रंग चढ़ गया। वो समझ में आने लगा कि इसका क्या जादू है खादी का। जवाहरलाल जी खद्दर पहने, आजादी के संग्राम में पूरे वक्त खादी ही पहनते थे। सब त्याग दिया था उन्होंने, धन दौलत सब त्याग दिया था, खादी पहन के रहे, जेल में भी रहे तो खादी पहने, चरखा भी काते हैं, ऐसा नहीं है। फावड़ा चलाते थे, हमको मालूम है कि जब जेल में थे तो फावड़ा चलाते थे, जब प्रधानमंत्री थे तब भी चलाते थे। खुद उनके यहाँ जो प्रधानमंत्री का जो आवास था,
वहां पर जो छोटे मोटे हरियाली ये सब था, बगीचा वगैरह, उसमें वो खुद फावड़ा चलाते थे। तो इस व्यवहारिकता से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। धरती से ऊपर न उठ जाओ, धरती से जुड़े रहो। गांधी जी के जीवन से प्रधान सीख मुझे यही मिलती है बार बार। कभी उन्होंने अपने को हवा में उड़ते हुए नहीं जाने दिया। तो वहां से उनकी यात्रा आरंभ होती है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। लेकिन देखो, प्रण ले लिया, अब बालक ही तो थे, तो भूल भटक तो होती ही है जीवन में। झूठ भी बोले, चोरी भी की, मीट भी खा लिया चोरी से, बीड़ी सिगरेट भी पी लिए। तो ये मत सोचना कि अब मैं प्रण से बंध गया हूं तो अब मैं एकदम उस रास्ते पे चलूंगा और अगर भटक गया तो मैं गिर गया हमेशा के लिए। ऊपर वाला मां की तरह सदैव क्षमा करेगा अगर हृदय साफ हो। गांधी हमेशा मार्ग से भटकने के बाद साफ हृदय से लौट आते थे। ये व्यवहारिक बात है कि अपने को वापस ले आते थे। जब उन्होंने अपने बड़े भाई के कंगन में से सोना चुराया, क्योंकि उनको सिगरेट पीने की आदत थी, पैसे चाहिए थे, तो समझ गए कि यह महापाप है और जानते थे कि पिताजी उनके बड़े कठोर हैं इन मामले में, क्षमा नहीं करते, दंड देते हैं, फिजिकल दंड देते हैं, हाथ चलाते हैं। तब भी इस बालक गांधी ने पूरे पत्र में स्वेच्छा से पूरा किस्सा लिख डाला कि मुझसे यह भूल हुई है। इसको कहते हैं सच्चा हृदय, सच्चा दिल, साफ दिल, कि मैं मानता हूं मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करे, मुझे अवसर दे, आगे नहीं होने दूंगा। पिता को जब पत्र लिखा, ये व्यवहारिक बात है। हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं, हम टाल जाते हैं, छुपा देते हैं, अरे ठीक है देखा जाएगा, अरे क्या झूठी तो बोला है, अरे थोड़ी चोरी कर ली। यह व्यवहारिक चीज नहीं है, यह हानिकारक है, आगे चल के इससे हानि होगी। हृदय को जितना बचा के चलो, भटक गए, मैं उसको बुरा नहीं मानता। भटकने के बाद आभास हो जाए कि हमने अनुचित काम किया है, तो फिर हृदय को साफ करते हुए वापस मार्ग पे आना। उड़ उड़ पंछी जहाज से फिर जहाज पे आवे, तब तो भला होगा। वरना ये पंछी महासागर में भटक जाएगा, लौट नहीं पाएगा, उस जहाज पे खत्म हो जाएगा। तो अपने को उस जहाज से बांध लो। कौन सा जहाज? इस अंतःकरण की जो आवाज है, अंतर्ध्वनि, जिसको कॉन्शियंस भी कहते हैं, वही तुम्हारा जहाज है। गांधी ने व्यवहारिक तौर से अपने को उससे बांध लिया। जीवन भर उनकी तमाम परीक्षाएं हुई, लेकिन इस जहाज को नहीं त्यागा। मॉरल कंपस कहते हैं अंग्रेजी में। मॉरल कंपस क्या करता है? दिशा बताता है। मॉरल कंपस क्या करेगा? धर्म का मार्ग बताता है। धर्म का मार्ग, धर्म इस दृष्टिकोण से नहीं कि हिंदू बनो या मुसलमान बनो, वो नैरो डेफिनेशन नहीं। धर्म का एक बड़ा विस्तृत डेफिनेशन, परिभाषा है कि वह जो तुम्हें बांध ले उसको धर्म कहते हैं। इसीलिए मैं मानता हूं कि रामानुजन का धर्म हिंदू या मुसलमान नहीं था, गणित था। बांध लिया था, कुछ भी हो जाए नहीं त्यागेंगे गणित। नहीं त्याग, खाने को नहीं मिलता था रामानुजन को, लेकिन गणित नहीं त्यागा। गरीबी की अवस्था में पड़े रहे, गणित नहीं त्यागा। ऐसे अवसर आए हैं उनके जीवन में कि भोजन नहीं मिलता था, पर इस भले मानुष ने कभी गणित नहीं त्यागा। वही गांधी के जीवन में देखो, व्यवहारिक बनो, नहीं त्यागेंगे। नहीं, व्यवहारिक का ये अर्थ नहीं कि अच्छा धर्म छोड़ दो, खा लो, ये नहीं व्यवहारिकता है। व्यवहारिकता है कि इस जीवन में मैं मार्ग से भटकूंगा नहीं, और भटक गया तो हृदय को निर्मल बनाकर फिर से मार्ग पे ले आऊंगा। इसको कहते हैं व्यवहारिकता। गांधी ये करते रहे जीवन भर। पिता ने क्षमा कर दिया, कुछ नहीं। पिता के आंख से आंसू आने लगे जब पत्र पढ़ा। नहीं मारा, नहीं दंड दिया, कुछ नहीं। गांधी जी के लिए वही था हृदय को निर्मल बनाने का मार्ग। ऐसा गांधी के जीवन में बराबर आता रहा।
एक और अवसर है, गांधी कक्षा में पढ़ रहे थे, गोरों का राज था, शायद सरकारी स्कूल रहा होगा, मैं नहीं याद है मुझे, हो सकता है। इंस्पेक्टर आया स्कूल्स का, आप लोग को नहीं मालूम है, मैं भी जब बालक था तो स्कूल में, हमारा हालांकि सरकारी स्कूल नहीं था, फिर भी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स आता था देखने के लिए कि स्कूल का स्तर ठीक है कि नहीं। तो किसी भी कक्षा में घुस जाता था, सरकारी अफसर था, कोई रोकता नहीं था, और प्रश्न पूछने लगता था बच्चों से, टीचर से, ये वो देखने लगता था, बाथरूम साफ है कि नहीं, कक्षा में बेंच ठीक है कि नहीं, वो बच्चों को क्या सीखा है ये भी पूछता था, कौन सी पुस्तक पढ़ी पूछता था। गांधी जी के साथ भी लगता है परंपरागत गोरों ने चला रखा। तो पहुंच गया गांधी जी की कक्षा में, और उसने एक शब्द अंग्रेजी का बोलकर कहा कि सब लोग इसकी स्पेलिंग लिखो। गांधी जी को नहीं आती थी स्पेलिंग, गांधी जी को स्पेलिंग नहीं आती थी। ये गांधी जो अब प्रतिबद्ध है उस सत्य के प्रण से, ले चुका है प्रण, अब उस गांधी पे क्या होता है देखो। टीचर इस संकोच में था कि अगर हर बच्चा नहीं लिख पाएगा इसकी स्पेलिंग तो मेरे अंक और स्कूल के अंक कट जाएंगे, हानि हो सकती है, क्योंकि ये रिपोर्ट देगा कि ये बच्चे ठीक से पढ़ाए नहीं गए हैं, प्रशिक्षित नहीं है। टीचर ने इशारा किया गांधी को कि बगल वाले बच्चे से नकल कर लो। व्यवहारिकता क्या होती है? अरे आदमी से पूछोगे तो कहेगा क्या था, कर लेते गांधी जी नकल, क्या बिगड़ रहा था, सीख भी लेते उसी मार्ग से स्पेलिंग भी ना। असली व्यवहारिकता यही होती है। व्यवहारिक वो बनता है जो जहाज से जुड़ा रहे, जो जहाज तुम्हें पार लगा रहा है उसी से जुड़ोगे तब ना पार लगोगे। उस जहाज को मान लिया कि यही मेरा जहाज है तो उसको छोड़ना व्यवहारिकता नहीं है, उससे जुड़ना। गांधी ने इनकार कर दिया, टीचर नाराज हुआ। अब सोचो हम लोग जब पढ़ते थे तो कितना समय हमारा बीतता था कि टीचर हमसे जो है नाराज ना हो, हम टीचर को खुश करने में लगे रहते थे। टीचर जो कह दे हमारे लिए वही वचन सत्य होता था, गांधी के लिए नहीं। असली व्यवहारिकता उसी को कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूंगा ऐसा काम। बहुत नाराज हुआ टीचर, लेकिन गांधी तो महात्मा के मार्ग पे चल पड़े। तो इसलिए नहीं चल रहे थे उस मार्ग पे कि महात्मा बनना है, मार्ग पे तो चल रहे थे कि इसी व्यवहारिकता से जीवन पर्यंत इसका जब मैं प्रयोग करता रहूंगा तो मैं अंदर से मजबूत हो जाऊंगा, मेरा धर्म मुझे मेरा उद्धार करेगा। बस इसीलिए व्यवहारिकता धर्म के लिए थी, धर्म की हानि न हो। तो गांधी के जीवन में ये बराबर जुड़ी हुई है। जब इंग्लैंड गए तब भी यही हाल है, ऐसे तमाम अवसर आए। एक बात और मैं सिखाना चाहता हूं, देखो फिर मैं कह रहा हूं, अगर तुमको ये लगता है कि मैं सिखा इसलिए रहा हूं कि मैं ये सारे प्रयोग कर चुका हूं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो मैं भी महात्मा बन जाता, मैं नहीं हूं महात्मा, लेकिन प्रयास तो करें। महात्मा नहीं बनना है, प्रयास तो करें कि अपने को सुधारें। गांधी के जीवन से एक और जो हम सबक सीखते हैं व्यवहारिकता का, कि निरंतर हर दिन उनका प्रयास रहता था कि कल से आज मैं अपने को थोड़ा बेहतर बना लूं, थोड़ा और ऊपर उठा लूं। किसी अहंकार के दृष्टिकोण से नहीं, किसी लाभ के दृष्टिकोण से नहीं, सिर्फ आत्मा की शुद्धि के लिए, और व्यवहारिक रूप से अपने विवेक और जिज्ञासा से काम करते गए, और हर चीज को उस कसौटी पे खरा उतार लेते थे, तभी अपनाते थे। उनका विवेक, उनकी जिज्ञासा उनको समझा चुका था कि तुम बिल्कुल शाकाहारी रहो। दक्षिण अफ्रीका में थे, वहां भी यही हुआ। बा बीमार पड़ी, बुरी तरह से बीमार पड़ी, उनकी सर्जरी हुई, बहुत लहू बहा था, बचने की अवस्था नहीं थी, अस्पताल में थी। सर्जन ने ऑपरेशन के बाद गांधी जी से कहा कि इनके बचने की हालत नहीं है, एक ही उपाय है, इनको मीट खिलाओ। गांधी ने कहा कि देखिए मैं शाकाहारी हूं, मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन बा खाना चाहे तो मैं मना नहीं करूंगा। बा भी शाकाहारी थी।
जीवन पर्यंत वैष्णव थी। पर गांधी ने ये नहीं करना, मैं बा को नहीं ये कहा कि मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं बा से ये कह दूंगा कि तुम अगर चाहो तो जरूर ले लो, इसी से तुम्हारे प्राण बचेंगे। तो डॉक्टर नाराज हुआ कि कैसे आदमी हो, मरीज से कौन पूछता है, दो उसको। तो गांधी ने मना कर दिया। तो फिर डॉक्टर ने कहा अच्छा चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। आधी बेहोश थी बा, लेकिन पूछा। अब बा का उत्तर देखो, जानते हो गांधी ने क्या कहा है अपने जीवन में बार बार कि मैंने अहिंसा के सबक बा से सीखे। गांधी कभी भी कोई बात हल्के में नहीं कहते थे। अहिंसा के सबक उन्होंने, अहिंसा और सत्य में कोई अंतर नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बा गांधी की तरह औरों को सिखाने नहीं चली थी, उनका आचरण जो था उससे गांधी ने सीखा। बा ने कभी नहीं कहा, उनसे थोड़ा बड़ी थी बा, आयु में कुछ महीना बड़ी थी। कभी बा ने ये नहीं कहा आओ मोहनिया मैं तुमको सिखाती हूं सत्य क्या है अहिंसा क्या है, कभी नहीं। सिर्फ उनके आचरण से इस आदमी ने ग्रहण किया। फिर मैं वही बात कह रहा हूं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का वो नाटक देखने गांधी इसलिए नहीं गए थे कि यहां से कोई सबक मिलेगा और मैं ग्रहण करूंगा, तो मनोरंजन के लिए सब जाते हैं, गए थे लोग। परंतु जो व्यवहारिक होता है ऐसे ही मनोरंजन से सबक उठाता है, ऐसी ही चीजों से सबक उठाता है। रोजमर्रा की चीजों से कोई ऊपर से ज्ञान टपकता नहीं है, इन्हीं व्यवहारिक चीजों से ही आदमी अपने को ऊपर उठाता है, जैसे कीचड़ से कमल अपने को उठा लेता है। यही मैं चाहता हूं कि तुम सीखो। इस फिराक में न रहने का हम गांधी नहीं बन पाएंगे। गांधी भी तो गांधी नहीं बनना चाहते थे, वो तो सिर्फ मार्ग पे चल रहे थे। तुम भी कोई मार्ग तय करो। तेंदुलकर को देखो, उसका धर्म गणित नहीं है, उसका धर्म हिंदू नहीं है, वो सब होगा मैं नहीं कहता, लेकिन उसका असली धर्म क्रिकेट है। क्रिकेट से वो जुड़ा रहा इतने कम आयु से, दिन प्रतिदिन घंटों वो बैटिंग की प्रैक्टिस करता था बराबर। उसी को कहते हैं धर्म निभाना। जैसे रामानुजन घंटों खाने को मिले न मिले गणित करते थे, तेंदुलकर क्रिकेट करते थे। करते रहे तमाम परीक्षाएं आई। ऐसे थोड़े ईश्वर पार करा देगा कि हाँ बड़ी परिश्रम कर रहा है, इसको परीक्षा तो देना पड़ेगा। 16 वर्ष की आयु में भारत के लिए चुने गए थे, पहला टेस्ट मैच खेलने गए पाकिस्तान के साथ। दूसरा बॉल, पाकिस्तान का बड़ा तेज गेंदबाज था, दूसरा ही बॉल उनके आके नाक पे लगा, जोरों से फट गई नाक, लहू बहने लगा। 16 वर्ष का बालक। परीक्षा ऐसे ही दी जाती है। 16 वर्ष का बालक, सामने नवजोत सिंह सिद्धू बैटिंग कर रहे थे, दौड़ के आए कि ये क्या हो गया। तेंदुलकर बालक है, गिर चुका था, नीचे उठ गया, कहा कुछ नहीं मेरे लिए एक बैंडेड मंगा दो। पहुंच के बैंडेड लगाया। दूसरा बॉल फिर जो फेंका गया उसको छक्का मार दिया। इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प। अब गांधी देखो क्या कहते हैं डॉक्टर से कहते हैं कि बा से पूछते हैं, चलो गुस्से में था डॉक्टर लेकिन उसको बचाना था मरीज को, तो वो भी जाता है। बा कहती है मर जाऊंगी लेकिन नहीं लूंगी मीट में। तो डॉक्टर गांधी से कहता है कि देखो भाई मीट न ले, शोरबा दे दो। फिर गांधी कहते हैं कि मैं बा से पूछूंगा, मैं मना नहीं करता, मैं कहूंगा नहीं कि लो, मैं कहूंगा बात तुम्हारे लिए ये हानिकारक होगा, अगर नहीं लोगी ले लो, लेना चाहो तो ले सकती हो। बा ने फिर कहा कि प्राण त्याग दूंगी, लूंगी नहीं। तो डॉक्टर नाराज हो गया, उसने कहा निकलो बाहर से, मैं यहां जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये तो बचेगी नहीं, मेरे मत्थे आएगा कि हत्या हो गई है। गांधी ने फिर अपना संकल्प थोड़े बदला, बेटे को लिया, चादर से एक वो हैमक जो कहते हैं अंग्रेजी में, जिसमें मरीज को लेटा के कंधे पे अपने और बेटे के बांधा, एक और सहयोगी को बुला लिया और लेके चल दिए पैदल, घर चले गए। यह मरीज जो मृत्यु शैया पे लग रहा था कि है पत्नी, लेकिन धर्म नहीं त्यागा कि मैं इसको जबरदस्ती मीट खिला के बचा लूं, ना, नहीं किया उन्होंने। कहा ईश्वर है देखे, आस्था नहीं तोड़ी, उस जहाज से जुड़े रहे, सेवा करते थे। सेवा भावना इतनी ज्यादा थी गांधी में। सीखो हाथों के प्रयोग में कितने निपुण थे, सेवा करते थे हमेशा निर्भीक रूप से। बाकी सेवा तो किया, पत्नी थी, लेकिन किसकी नहीं की सेवा उन्होंने। और जो कहते थे वो करते थे, इसको भी व्यवहारिकता की तरह समझो, बराबर कहते थे।
उनके ऊपर ईसा मसीह, पैगंबर साहब, गुरु नानक, इन सबका क्यों प्रभाव पड़ा? उन्होंने देखा था कि इन सबके हृदय में भगवान बुद्ध का इतना प्रभाव पड़ा था, भगवान महावीर का प्रभाव पड़ा था। क्यों? उन सबके हृदय में करुणा थी। करुणा का क्या अर्थ होता है? करुणा का ये अर्थ नहीं होता अरे इसका भला हो जाए उसका भला, जितना तुम लोगों का हित कर सको व्यक्तिगत तौर पे उससे जुड़ जाओ। गांधी यही करते रहे। तो जितने कोढ़ी होते थे उस जमाने में, सब उनका दुराचार उनके साथ होता था, उनको निकाल दिया जाता था, वंचित हो जाते थे, ये सब होता था। गांधी जी को ये पसंद नहीं था। बनारस में एक बड़े भारी पंडित थे परचूरे शास्त्री, उनको उनके परिवार ने निकाल के फेंक दिया था बाहर, कोढ़ी हो गए थे। गांधी जी उनको उठा लाए, अपने आश्रम में रख लिया। ये वह युग है जब कोढ़ की कोई दवा नहीं थी। वर्धा में परचूरे शास्त्री गांधी जी के साथ रहने लगे और रोज सवेरे गांधी जी नित्य प्रातः परचूरे शास्त्री के शरीर की मालिश अपने हाथों से करते थे। इसको कहते हैं व्यवहारिकता। जो कहते थे वो करके दिखाया, जो करते थे वही कहते थे। परचूरे शास्त्री की सेवा जीवन पर्यंत महात्मा गांधी ने की। सारा देश उनको राष्ट्रपिता कहता था। यह व्यक्ति रोज सवेरे जाकर पहले परचूरे शास्त्री की मालिश करता था अपने हाथ से। पर यह अचानक एक दिन नहीं हुआ, जीवन भर उनका यही था। पिता की सेवा में लगे रहे। तो पिता एकदम वृद्ध हो गए थे, बीमार थे, मृत्यु शैया पे थे। कष्ट रहा जीवन भर के आखिरी समय वो नहीं जा सके पिता के पास। इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा गांधी को। और अगर गांधी उसकी वजह से तमाम चीजों से आगे बढ़ सके तो इसीलिए कि उस टीस को मिटाना चाहते थे कि पिता की सेवा में आखिरी क्षण वो नहीं रह सके थे। सेवा भावना सब में थी। जो मैंने जितने नाम लिए, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, पैगंबर साहब, ईसा मसीह, गुरु नानक, जिसका जितने भी महान लोग हुए, संत हुए, सेवा भावना रखते थे। गांधी प्राणियों की सेवा करते थे, हर प्राणी की। बड़ा उनके अंदर हृदय कोमल था इस बात को लेकर। गाय का दूध उन्होंने देखा किस बेरहमी से निकाला जाता है। उसी समय प्रतिज्ञा कर ली, दूध त्याग दूंगा, मैं नहीं पीऊंगा। अंत में यह हालत हो गई कि बीमार पड़े, मृत्यु शैया पे आ गए, बचने की हालत नहीं थी। तो उपचार जो शुरू हो रहा था, लाभ नहीं पहुंच रहा था। गोरों का राज था, ये न भूलना, गोरों का राज था। उन्होंने देखा था गाय के साथ बड़े क्रूर तरीके से व्यवहार होता है, तो कहा नहीं पीऊंगा इसका दूध मैं। मर रहे थे, डॉक्टर ने कहा नहीं लोगे गाय का दूध तो मर जाओगे। गांधी ने कहा मर जाएंगे तो मर जाएंगे, दूध नहीं लेंगे हम। अब बा का देखो, बा की भूमिका। बा ने कहा तुम्हारा प्रण तो गाय के दूध के लिए था ना, बकरी के दूध के लिए तो तुमने नहीं कहा था कुछ। तो गांधी कहते हैं कि तर्क के दृष्टिकोण से बा की बात सही थी। मैंने मान लिया कि बकरी का दूध ले लूंगा। लेकिन लिखते हैं वही गांधी स्पष्ट रूप से लिखता है कि अपनी ही निगाहों में मैं नीचे गिर गया, मुझे नहीं पीना चाहिए था। परंतु लिखता है वो गांधी, इसको भी व्यवहारिकता कहते हैं कि अपनी आत्मा मान ले कि मुझसे भूल हो रही है, परंतु इस भूल, इस पाप को मैं इसलिए अपने ऊपर, जैसे महादेव ने विष को गले में लिया था, नीलकंठ, समाज के हित के लिए। गांधी ने भी वही किया, मानते हुए इस पाप को ग्रहण कर लिया। क्योंकि रौलट एक्ट आ चुका था, भारत उसके अधीन हो चुका था, प्रकोप उसका भारी था। हम कहीं के न रहते अगर रौलट एक्ट से न लड़ते। तो गांधी जी ने कहा कि रौलट एक्ट से लड़ने के लिए मेरे अंदर इच्छा हुई कि मैं जी जाऊं। यह भी व्यवहारिक बात है, लेकिन कभी इसलिए मत कहना अरे मैं व्यवहारिक बन रहा हूं, अपने को बचा रहा हूं, आगे कुछ करूं ना करूं। रौलट एक्ट से जूझने में कितनी कीमत चुकाई महात्मा गांधी ने, ये जीवन उनका पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य हमेशा यही है आपसे कि व्यवहारिकता इसको कहते हैं कि हमेशा उस धर्म के तराजू में तौलो, धर्म की हानि ना होने दो, और तब अपना जीवन करो। हाथों का प्रयोग करो। जिसको भी मैंने आदर्श माना है, सब हाथों के प्रयोग में निपुण थे, निष्ठा से लग जाते थे, कोई संकोच नहीं होता था।
तुलसीदास जब रामचरितमानस का जो निर्माण कर रहे थे तो कितनी कठिनाइयां उनको सहनी पड़ी, लेकिन रोज जब चौपाइयां लिख लेते थे तो उनको जाकर गा के सुना के तब अपना भोजन उससे प्राप्त करते थे। ये थोड़े था कि तुलसीदास ने कहा मैं इतना बड़ा महाकाव्य लिख रहा हूं, सब लोग आए और मेरे अधीन हो जाए, कुछ नहीं। बड़ी कठिनाई सहनी पड़ी उनको, भूखे रहे हैं बहुत ज्यादा। कबीर कितने कष्ट से गुजरे हैं, इतने गरीबी में थे, जुलाहा थे, हाथों के प्रयोग में वे भी निपुण थे, जुलाहा थे, बराबर चलाते रहे। और साथ में कितनी बढ़िया कविता उनकी है, कितनी ऊंची कविता है। क्या ग्रहण करते हैं तुलसीदास या कबीर से? क्या कहते हैं तुलसीदास? हरि अनंत हरि कथा अनंता। क्या अर्थ है इसका? गहरा अर्थ है। अर्थ इतना ही है कि जो हरि ने हमारे रचा है हमारे सामने इस पूरे सृष्टि को, यह अनंत है, उसकी कथा अनंत है। तुम कितना भी प्रयास कर लो समझ नहीं पाओगे, परंतु प्रयास करते रहो, गोता खाते रहो इस महासागर में, अपने को सुधारते रहो। इसको मान कर कि हम कुछ भी कर लें, अहंकार नहीं होना चाहिए कि वो अनंत है, हम तो कभी नहीं पार कर पाएंगे। अहंकार से बचो, व्यवहारिकता उसी को कहते हैं। महात्मा अहंकार से एकदम विहीन था, निष्ठा धृति और सत्य के अधीन था, अहंकार से विहीन था। तुम भी ऐसे ही बनो। कोई अहंकार नहीं था महात्मा गांधी में। जब राष्ट्रपिता का उपाधि मिल चुकी है, जेल में थे महात्मा गांधी कहे जाते थे, गोरा जेलर था, उनसे बात करने के लिए बुलाया गांधी को, बुलाओ उनको, ले आओ सामने। कुछ किया होगा गांधी तो गांधी डांटने के लिए को खड़ा रखा और बैठ के जेलर ने बात की। गांधी ने उसकी चर्चा भी नहीं की है किसी से। ये तो गांधी के सहयोगियों ने लिखा कि उसने गांधी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको फर्क ही नहीं पड़ा। अहंकार से इसी तरह बचते हैं। ये नहीं उन्होंने कहा मैं महात्मा हूं, तुम ऐसे बात कर रहे हो मुझसे, नहीं करूंगा बात ना। जलियांवाला बाग का जब अवसर आया, वो जो इतनी बड़ी घटना घटी, भारत के इतिहास में हमेशा रहेगी है। हम सब जो उस समय रहे होंगे, सबने इसको लेकर आपत्ति जताई। महात्मा ने दो बातें की। क्या बातें की, कैसे वो व्यवहारिकता में उतारा? पहली चीज, उन्होंने उसी दिन प्रण लिया कि अब गोरों को, उसके पहले गांधी की कितनी भी चर्चाएं हैं, जो भी भाषण है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा गोरों को निकालो यहां से। जलियांवाला बाग के दिन उन्होंने पहली बार ऐलान किया कि गोरों को भारत में रहना अनुचित है, इनको निकालना है, शीघ्र जल्दी से जल्दी इनको बाहर करना है। दूसरी चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब तक वे जीवित रहे, उस दिन जलियांवाला बाग के एनिवर्सरी में वे पूरे दिन व्रत रखते थे। क्यों? कि अपने को याद दिलाएं, अपने को याद दिलाएं कि हम किसके ऋणी हैं। ऐसी आत्माओं के ऋणी हैं जिन्होंने भारत की यात्रा में, इस महायज्ञ में आहुति दी है। उस ऋण के आभास से ही हम अपने को सुधार सकते हैं। व्यवहारिकता का एक अर्थ यह भी होता है कि इस ऋण को समझो। तुम सब ऋणी हो, समाज के, माता पिता के, अपने अध्यापकों के, अपनी आत्मा के, महात्मा के, गांधी के, सुभाष के, भगत सिंह के, सबके ऋणी हो तुम। अपने को उस ऋण में चुकाने के लिए इस महायज्ञ में किसी न किसी रूप से आहुति दो। रामानुजन ने गणित से दी, भगत सिंह ने प्राण से दी। तुम भी कोई मार्ग तय करो, किसी की नकल न करना। व्यवहारिकता इसी में है कि अपने अंतरात्मा की आवाज, अंतःकरण की आवाज, अंतर्ध्वनि से पूछो कि मैं क्या करूं कि मेरे अंदर आत्मशुद्धि हो जाए। इसी को कहते हैं ऋण चुकाने का प्रयास। आत्मशुद्धि करोगे तो आगे पीछे समाज का हित होगा ही होगा, भला होगा। ये मत करना कि मैं भला करने चला हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा न करना। गांधी कभी इसलिए नहीं चले थे। इसके लिए सबसे पहले तो जिसको अंग्रेजी में करेज कहते हैं, शौर्य, दृढ़ता, धृति, ये सब होना चाहिए। तो किसी न किसी रूप से गांधी जी के जीवन में ये सारी व्यवहारिक बातें। आखिरी बात मैं कह रहा हूं, हम इतना मैनेजमेंट भारत में सिखाया जाता है, हम खूब गोरों की नकल करते हैं। हार्वर्ड में ऐसे मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, हम भी ऐसे पढ़ाएंगे।
हार्वर्ड कल पुस्तक बदल देगा, पाठ्यक्रम बदल देगा मैनेजमेंट का। देख लेना, भारत की सारी मैनेजमेंट की संस्थाएं अपने पाठ्यक्रम बदल के वो पुस्तक लगाने के प्रयास में लग जाएंगे, भले समझ में आए चाहे ना आए। गांधी जी ने दांडी मार्च जो ऑर्गेनाइज किया, तो मैं सारे बालकों से अनुरोध करूंगा सुभाष की, उनको आग्रह करो कि दांडी मार्च का गहरा अध्ययन करें। इससे बड़ा मैनेजमेंट का मैंने कोई पाठ नहीं पढ़ा अपने जीवन में, कि कभी नहीं पढ़ा। मैंने मैनेजमेंट की तमाम पुस्तकें, तमाम गुरुओं को पढ़ा है, सुना है, देखा है। गहराई से दांडी मार्च को समझने का प्रयास करो, 1-2 दिन में नहीं आएगा। व्यवहारिकता से जुड़ा है, विजन से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, ध्यान रखना। और तुम देखो कि कितना हित होगा। मैं एक कोशिश में हूं कि एक MBA बनाओ जो गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है, जिससे कि तुम्हारी बिजनेस भी अच्छी चलेगी। धर्म के बात पे चलते हैं तो गांधी जी तो जब वकालत करते थे, तो जब भी कोई मुवक्किल आता था तो पहली चीज तो एक सत्य बोल रहे हो कि नहीं, नहीं सत्य बोल रहे हो जाओ। आज के धर्म में मैं नहीं सुनता कि वकील कहता कि भाई सच बोल रहे हो कि नहीं, चाहता कि जो भी आ जाए ले लो। वो नहीं लेते थे। और अगर पता चल जाए कि सच बोल रहा है और ले लेते थे तो कहते थे काहे को मुकदमा लड़ते हो, आओ हम लोग बैठ के सत्य से अधीन होकर और मार्ग निकालते हैं कुछ। उसी से उनकी वकालत चल पड़ी। व्यवहारिकता का सबक, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्यवहारिक बनना है तो सत्य से जुड़े रहो, हित होगा। गांधी जी की वकालत इतनी चलती थी, इतनी धनराशि आती थी, व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया उन्होंने, उस धनराशि से इतने लोगों का हित किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि इतने सफल वकील थे वो। अंत में त्याग दिया सब कुछ, परंतु उस फेज में, उस काल में उन्होंने इतना धन कमाया, सब जनहित में लगाया। और जब त्यागा तो सब कुछ त्याग दिया। बा से कहा कि सब कुछ त्याग दो अपने लिए, बस 2 जोड़ी कपड़ा रखो, मैं भी 2 ही रखूंगा। बा ने कहा अच्छा मेरे 4 बेटे हैं, एक एक के लिए बहू आएगी तो 1 सोने का कड़ा रखने दो। कहा बिल्कुल नहीं, नहीं रखने दिया महात्मा ने। व्यवहारिकता उसी को कहते हैं, वरना वो 4 कड़ों के पीछे उनको चिंता लगी रहती कि सुरक्षित है कि नहीं, और मैं और रख लूं, थोड़ा बड़ा कर लूं, छोटा कर लूं, ये हो जाए वो हो जाए ना। कसौटी पे खरा उतरना इसी को कहते हैं। व्यवहारिक हो तो कसौटी पे बार बार अपने को चढ़ाओ और प्रयास करो कि खरे उतरो। बस इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे और ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। सुभाष धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम सर। आपने इतनी सारी बातें कही और मतलब कि जो गांधी जी की व्यवहारिकता से, आपको मैं बता दूं कि जब राय साहब किताब लिख रहे थे तो उस समय मैं गांधी संग्रहालय, गांधी वाङ्मय पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद मेरा जीवन इस तरह से बदल गया और उससे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बीच में तो मैं अब इतना भावुक हो गया हूँ कि मैं बता ही दूं कि चरखा चला के और गांधी को पढ़ के और गांधी का काम करके मैंने अपने को संभाला, नहीं तो मैं आज कहाँ होता। तो ये है गांधी के व्यवहारिकता से अगर जो आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। तो मैं एक सर आपसे अनुमति लेना चाहूंगा कि इतना सुंदर भाषण के बाद तो कोई सवाल नहीं बनता, लेकिन कुछ छात्रों का कहना है कि सवाल या कोई टिप्पणी, तो आप की इजाजत हो तो मैं। जरूर जरूर जी, तो कृपया छात्र अपना चैट में नाम लिख दें। सुजल ने कल नाम दिया था, सुजल। हाँ बोले सुजन, क्या क्या प्रश्न है या क्या टिप्पणी है? अच्छा राहुल मंडल, सॉरी राहुल मंडल। हाँ सुजल पहले पूछ लीजिए। सुजल। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा सवाल ये है कि जो रशिया और यूक्रेन में जो आजकल उनके संबंध, जो संघर्ष चल रहा है, आपको क्या लगता है उनमें गांधी जी के जो असूल हैं वो कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि उनमें से कोई गांधी जी के क्या कहते हैं सीखों को पालन कर रहा हो? नहीं सुजल, इस बात का मुझे कष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गांधी जी के संदर्भ में किसी ने प्रयोग करके सफलता या मार्ग नहीं अपनाया है। इसका मुझे कष्ट है और मेरे पास इसका बेटा कोई उत्तर भी नहीं है कि इस संदर्भ में आज की तारीख में क्या करना चाहिए। देखो, धर्म जब त्याग देते हैं ना, और फिर मैं कह रहा हूं धर्म से मेरा मतलब नैरो सेंस में नहीं है, जो सत्य का मार्ग है वो त्याग देते हैं ना,
तो फिर ये सब हानि आती है। हम लोग ना इस संसार में ऐसा उलझ जाते हैं, व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ, इन्हीं चीजों में जुड़ जाते हैं। जनहित को लेकर, समाज के हित को लेकर हम बहुत कम सोचते हैं, इसीलिए ये सब होता है। परंतु मेरे पास इसका कोई विकल्प नहीं है बेटा। आई विश आई कुड टेल यू समथिंग। कहने को बहुत कुछ हुआ है, इंटरनेशनल पीस मूवमेंट्स हुई हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने, लेकिन कोई भी समाधान आसानी से निकाल नहीं सका। तो यूएन और यूएनएससी का कुछ महत्व ही नहीं रहा, वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कौन? यूएनओ। हाँ बेटा, वो यूनाइटेड नेशंस का इस दृष्टिकोण से कभी कोई विशेष भूमिका रही नहीं है। परंतु मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। मैं जब छात्र था इंग्लैंड में, तो उनके जो नॉर्दर्न आइलैंड है वहां बहुत टेररिज्म चलता था, बहुत भारी। और लंदन में भी बॉम्ब आके ब्लास्ट हो जाता था, जाने चली जाती थी। कई लोगों की जाने मेरे वहां रहते हुए भी गई है। टेररिज्म था वहां पर, और मुझे नहीं लगता था कि इसका कभी कोई मार्ग और निकलेगा, विकल्प, कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन एक दिन आया, मैं तो खैर वहां से चला आया था, उसके वर्षों बाद अंत में एक दिन आया कि वहां भी शांति आ गई, कुछ लोगों में धीरे धीरे समझ बैठी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि कष्ट होगा, जाने जाएंगी, कीमतें चुकाई जाएंगी, परंतु तुम कभी भी अपने आप को इससे न हटा लेना कि मैं आशावादी नहीं हूं। इस बात से कभी न हटाना। कहीं ना कहीं अंत में कुछ समझ आएगी, कुछ सुधार आएगा। ये जितना जीवन में मैंने अनुभव किया है, ऐसा ही मुझे लगता है। हाँ, मार्ग कठिन होगा, उतार चढ़ाव होगा, लेकिन हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कुछ हित की ओर ही। यही मेरा सोचना है। जी, अगला सवाल लेते हैं हम राहुल मंडल का। राहुल मंडल जी, पहले तो नमस्कार सर। मैं राहुल मंडल दूर स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में तीसरे वर्ष का छात्र हूँ। तो मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि गांधी जी की ये जो कई ऐसे किस्से हैं जो उनके प्रैक्टिकलिटी का सबूत देते हैं कि वो कितने प्रैक्टिकल थे, तो वो तो गांधी जी के पर्सनालिटी को काफी स्ट्रांग बनाते हैं। तो फिर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी फिर कहाँ से उपजा? मैं नहीं जानता। देखो, एक चीज मैंने इंसानी स्वभाव में देखा है कि हम निंदा करने खट से आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो, कबीर ने बड़ी गहरी बात कही है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अब जिसको नहीं कुछ मिलता है तो गांधी जी को इस तरह से कह दो, अरे ठीक है, मैंने कब कहा कि गांधी जी ईश्वर थे? रहा होगा उनके अंदर भी। वो तो स्वयं कहते हैं कि मेरे तो इतने दोष हैं, मैं अपने को रोज प्रयास करता हूं कि सुधारूं। वो कहते हैं कि बड़ा कठिन मार्ग है मेरा। मरने के कुछ दिन पहले भी वो इसी को कह रहे हैं, साफ किसी से कहते हैं, सहयोगी से, कि ये इट इज लाइक वॉकिंग ऑन अ रेजर्स एज। जो धार होती है तलवार की, उस पे चलने जैसा है मेरा ये जीवन। कब फिसल जाऊं क्या पता, तो बच के रहना पड़ता है। तो लेकिन हाँ, लोग कहेंगे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। देखो, बड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, दो ही वाक्य कि गांधी जी व्यवहारिक इतने थे कि वो जानते थे कि पॉलिटिकल, राजनीतिक आजादी से कुछ होगा नहीं। भारत को अपने को सक्षम बनाना होगा हर प्रकार से, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, नहीं तो भारत भी बर्बाद हो जाएगा, जैसे तमाम और देश हुए हैं बर्बाद जिनके अंदर ये इस तरह के स्तंभ नहीं थे। तो गांधी जी हर पहलू को लेकर आगे बढ़ रहे थे, और इसी वजह से उन्होंने मार्ग आजादी का यह अपनाया था कि यही एक मार्ग है जिसमें धर्म निभा लिया जाएगा, इन सारी चीजों का लाभ होगा। ये बात थी। तो मजबूरी कोई नहीं थी। क्या मजबूरी थी? इतनी उन्होंने बहादुरी दिखाई है। देखो, एक बार गांधी जी को किसी ने पत्र लिखा कि जो ऐसा मार्ग है तो कायरों का मार्ग है, आप कायर हैं, वरना हिम्मत होती तो सामने जैसे भगत सिंह ने प्राण दे दिए। तो गांधी ने उसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया है, उनके पत्रों में तुम्हें मिलेगा। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने जो कुर्बानी दी है अद्वितीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। परंतु उन्होंने कहा कि उसके अलावा भी ऐसे मार्ग हैं जिसमें आदमी दिखाता है वीरता।
और अपनी तो बात ही नहीं कि उन्होंने एक उदाहरण जो दिया, उन्होंने एक दिया तिलक का, लोकमान्य तिलक का। बहुत कम लोग जानते हैं कि तिलक जीवन पर्यंत आजादी के लिए जुड़े रहे, मरते क्षण तक परिवार की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। उनको बर्मा में जेल भेज दिया गया था, हमेशा कर्जे में रहे। आजादी की लड़ाई में जो पूंजी रहती थी कर्जा ले लेकर उसको लगा देते थे, तो कर्जे में भी डूबे रहे, कर्जा को चुकाने के भी प्रयास करते रहे। परंतु जब बर्मा में थे तो उनके बच्चे छोटे छोटे थे, पत्नी बीमार पड़ी गंभीर रूप से, उनके मित्र ने पत्र लिखा कि पत्नी शायद बचेंगी नहीं। तो तिलक अंग्रेजों को ये पत्र नहीं लिखते हैं कि मुझे रिहा कर दो, ये नहीं कहते कभी, कोई उन्होंने कोई माफी नहीं, कुछ नहीं मांगी। इतना ही लिखा कि पत्नी को भी मेरे यहाँ जेल में भेज दो, आखिरी दिन है, मैं उसकी सेवा कर लूंगा। वो भी सॉलिडरी कन्फाइनमेंट में थे, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था उनको। मतलब क्या लिखते हैं कि उसे भेज दो यहाँ, मैं अंत के जो दिन है मैं उसकी सेवा कर लूं, थोड़ा उसके दिन का कष्ट कम हो जाएगा। नहीं भेजा गोरों ने। एक दिन आता है तिलक के पास मित्र का और लिखता है कि बड़े दुखद समाचार है, धर्मपत्नी अब नहीं रही। मैंने वो पत्र भी पढ़ा है और तिलक का उत्तर पढ़ा है। तिलक अपने उत्तर में लिखते हैं कि तुमने यह जो सूचना मुझे दी है इससे मैं हिल गया। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तीसरा वाक्य, आजादी के संग्राम में जो उनके कार्यक्रम थे उसको लेकर उनके सारे उद्देश्य, उनके जो है जितने उनके आदेश थे वह सब वहां पर लिख डालते हैं। यह वो तिलक था। अगर इसको वीरता नहीं कहते हैं तो किसको वीरता कहते हैं? रहा गांधी का प्रश्न, तो अनेक जीवन गांधी के ऊपर 12 से अधिक प्रयास हुए हैं उनकी हत्या के। बम भी फेंका गया था, बंदूक भी चलाई गई थी, उसे भी प्रयास हुआ था। गांधी क्या डरे या हटे मार्ग से? और तो छोड़ो, जब प्लेग आया था दक्षिण अफ्रीका में तो वो ऐसी बीमारी थी कि लोग दूर दूर भागते थे। गांधी के 4 बच्चे थे, जवान पत्नी थी, सब कुछ छोड़ के उस शहर में चले गए कि मैं सेवा करूंगा, और कहा मुझे कुछ साथ में स्वयं सेवक चाहिए, परंतु मैं उन्हीं को ले जाऊंगा स्वयं सेवक जिनका परिवार में कोई हो ना, क्योंकि वहां जान जा सकती। देखो ये गांधी जिसके 4 बच्चे हैं, पत्नी है, अपने तो जा रहा है जानते हुए कि शायद लौट के नहीं आऊंगा, परंतु औरों को नहीं ले जाने दे रहा कि वही जाएंगे जिनके कोई परिवार का संबंध ना हो, क्योंकि पता नहीं लौटोगे कि नहीं। उसमें एक अंग्रेज नर्स भी गई और लोग भी गए। गांधी गए, हाथों से उनकी सेवा की, कईयों को बचा लिया। नर्स को हो गया प्लेग, वो गुजर गई जो गांधी के साथ थी। अगर इसको वीरता नहीं कहते हैं तो किसको कहते हैं वीरता? जो आदमी बार बार उपवास करता है, व्रत करता है, प्राण त्यागने को तैयार हो जाता है कि मैं अपने धर्म की हानि नहीं होने दूंगा, वो वीर नहीं है तो कौन है? ये सब कहने की बातें हैं। हर कोई अपने मार्ग में अगर निष्ठा से जुड़ जाए तो वीर रहता है। जी सुमन, अगला सवाल सुमन का। गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गांधी जी को गाय का दूध निकालने वाली प्रोसेस मतलब अच्छी नहीं लगती, उन्हें इससे दुख पहुंचती है, तो अगर गाय की दूध निकाली ना भी जाए उसमें भी तो गाय को प्रॉब्लम है, तो क्या ये नादानी टाइप का नहीं लगता? अगर नहीं क्या नहीं करेंगे? अगर गाय का दूध ना निकाला जाए हाँ। तो गाय को तो प्रॉब्लम होगी ना सर। वो तो फिर जो कि एक दिन का दूध अगले दिन नहीं संभाल सकती है। नहीं कहते थे गांधी जी, कहते थे कि उसकी जो बछिया है उसको पीने दो, हक उसका है। तो फिर बछिया अगर वो सारी दूध पी लेती है तो पहले दिन उसकी पेट खराब हो जाती है सर, तबीयत खराब हो जाता है। क्या कहा बेटा? अगर ये कह रहे हैं कि जो गाय होती है, गाय का दूध अगर जो ना निकाला जाए तो उसके थन में ज्यादा दूध हो जाएगा और फिर वो दिक्कत होने लगेगी। हाँ, तो ये गांधी ने ये कभी नहीं कहा कि गाय के साथ उसकी हानि करो, लेकिन तुम जानते हो कि नहीं, डेयरी इंडस्ट्री आज भी और उस जमाने में भी हद से ज्यादा निचोड़ डालती है गाय को, उसकी जान ले लेती है। उससे गांधी जी को आपत्ति थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे। ये थोड़ी उन्होंने कहा कि दूध मत निकालो, उसकी हानि न करो, स्वार्थ न करो, ये बात थी। लेकिन इंसान मानता कहाँ है बेटा? जी सर, क्रूरता से दूध निकालते हैं, उसको इंजेक्शन डाल डाल के और दूध बढ़ाते हैं, हार्मोन देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। ये सब अच्छी बातें थोड़े हैं।
सर एक और क्वेश्चन ये थी कि डॉक्टर का सलाह, वो दवाई लेने के लिए जो डॉक्टर सलाह दे रहे थे वो मना कर रहे थे, जैसे दूध थी या फिर मांस थी, तो ये उनकी व्यवहारिकता के पीछे मतलब थोड़ी सी बेवकूफी वाली फीलिंग नहीं आती कि वो मतलब डॉक्टर जब देखो व्यवहारिक थे इसलिए स्पष्ट रूप से तो लिख दिया। मांसाहार के लिए तो फिर भी वो ठीक था, लेकिन राहुल आप बाद में पूछिएगा सवाल, पहले चलो मैं इसमें ऐड करते भाई ये नहीं समझ में आ रहा भैया, ऐसा है कि थोड़ा स्पष्ट बोलो या एक के बाद एक हाँ, बोलो। ये सुमन, सुमन जरा जोर से बोलो। सुमन सर, कह मैं- रहे हैं कि उन्होंने जो है दूध जो पिया या नहीं पिया फिर पिया, वो वही ना, उसी को लेकर आपत्ति है। हाँ सर वही कि अगर वो जो मना कर रहे थे, क्या मतलब ये व्यवहारिकता के पीछे थोड़ी बेवकूफी वाली फीलिंग नहीं आती? हाँ तो देखो कहते थे उन्होंने, तुम पढ़ो उनकी जीवनी पढ़े हो, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा पढ़े हो। सर पूरी तरह से नहीं पढ़ी है सर। अरे छोड़ो, गोली दे रहे हो, बिल्कुल नहीं पढ़े हो। ऐसा है सुमन, चिंता न करो, हम में से कोई, मैंने भी जब पढ़ा तब पढ़ा, उसके पहले तो नहीं पढ़ा था ना, एक वक्त आता है आदमी पढ़ता है। मेरा तुमसे विनम्र रूप से आग्रह है कि पहले उनकी जीवनी आत्मकथा पढ़ लो, इस प्रसंग को ही पढ़ लो। ये जो दूध वाला प्रसंग है, जो उन्होंने रौलट एक्ट की बात की है, उसको पढ़ लो बेटा, खूब समझ में आ जाएगा। और फिर नहीं आया तो सुभाष से कह देना, फिर बात जी करो, ठीक है? जी जी जी। ओके, थैंक यू। संकेत, संकेत अगला सवाल संकेत से। नमस्ते सर, बहुत अच्छा आपका ये सब संभाषण रहा। मैं भी पहले गांधी विरोधक था थोड़ा सा, लेकिन जब गांधी पढ़ने लगा, अभी जो सुमन और राहुल ने सवाल पूछे वैसे मेरे भी मन में सवाल थे, और वंदे मातरम, टकला बेशरम वगैरह भी मैं कहता था। पर जैसे जैसे गांधी पढ़ने लगा तो मुझे गांधी समझने लगे, और अभी आज मैं मतलब नोइंग गांधी ग्लोबल फ्रेंड्स करके मूवमेंट भी चलाते हैं और व्याख्यान भी देता हूँ। तो मेरा सवाल ये था सर कि आपने जो इंटरनेशनल, अभी किसी ने सवाल पूछा था यूक्रेन और रशिया के बारे में, तो उसी बेस पे मुझे ये बोलना मतलब पूछना था कि कुछ देशों में सर ऐसा भी हुआ है ना कि गांधी विचारों से प्रेरणा लेके उन्होंने वहाँ पे अहिंसा के मार्ग से कुछ ये किया, मतलब शांति प्रस्थापित की, जैसे कि कोलंबिया, वहाँ पे सैंटोस करके जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने वहाँ पे जो नक्सलाइट मूवमेंट थी उसके खिलाफ लड़े वो अहिंसक तरीके से, और प्यार से उन सबके विचार परिवर्तन करके वहाँ पे उन्होंने ये किया, मतलब शांति प्रेम प्रस्थापित किया, और आज उनको उस बारे में पीस का नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं तो बिल्कुल ठीक। एक सेकंड बेटा, मैं, हमारी बैटरी थोड़ा डाउन हो रही, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके यस सर, टेक योर टाइम सर। हाँ, वो उन्होंने, ये बिल्कुल ठीक है, और ऐसे तमाम प्रयोग हुए हैं। आज क्योंकि मैं सारी बातें कह भी नहीं सकता था, न मुझे सारी आती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गांधी जी का प्रभाव काफी गहरा रहा है, ये आप मान के चलिए। एक छोटा सा मैं आपको प्रसंग सुनाता हूं। आजादी के दिन थे, हमें मिलने में आजादी कुछ ही दिन बचे थे, तो गांधी जी के पास एक अमेरिका से एक पूरा डेलीगेशन आया, ब्लैक्स का, जो अमेरिकन ब्लैक्स थे ना, उनके पास इसलिए आया कि उनको गांधी जी के जीवन में, उनके मार्ग में, उनके आदेश में, उनके सीख में कुछ दिखता था, कुछ शायद उससे उनको कुछ मिले। आकर उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई गांधी जी को। थोड़ा बहुत तो परिचित थे ही गांधी जी। तो गांधी जी ने एक बड़ी गहरी बात उस समय कही उन लोगों से। मैंने देखा है गांधी जी के जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, इन चीजों पे विशेष ध्यान देते नहीं है। उन्होंने ये कहा, it may well be that the non-violence will go to the world as a message through the American blacks, ये उन्होंने कहा। और अब देखो क्या होता है। उस डेलीगेशन में एक प्रोफेसर थे, एक विश्वविद्यालय के, वो जब वापस जाते हैं तो गांधी जी का उनके ऊपर प्रभाव पड़ चुका था। तो अपनी ने ये किया है अपने जीवन में, ऐसे ऐसे जनहित के लिए किया, सिर्फ आजादी के लिए नहीं, सत्य के लिए, समाज के हित के लिए, वगैरह वगैरह।
उस कक्षा में एक छात्र था जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग के ऊपर गांधी जी का इतना प्रभाव पड़ा कि जब अमेरिकन ब्लैक मूव को ही आदर्श माना, गांधी जी के ही मार्ग पे चले, नॉन वायलेंट बने रहे, अंत में उनके खुद के प्राण चले गए, प्राण त्याग दिया। लेकिन मार्ग से नॉन वायलेंट देखो क्या होता है। वही मार्टिन लूथर किंग की आदर्श और गांधी जी के आदर्श ने नेल्सन मंडेला को प्रभावित किया। मंडेला ने भी उन्हीं का मार्ग अपनाया। देखो मंडेला कितने ऊंचे स्टेट्समैन थे, कितने ऊंचे थे। उन्होंने जब आजादी, उनको अपार्थाइड हटा, उन्होंने कितना हित देश के लिए पहुंचाया और हमेशा गांधी को याद करते थे। तो सच बात है, ऐसा नहीं है अंतरराष्ट्रीय। मेरा कहने का तात्पर्य उस समय था कि सरकारें, जो राष्ट्र जो होते हैं अलग में, अक्सर गांधी जी की बातों को नहीं अपनाते हैं। मुझे कोई ऐसा विकल्प नहीं दिख रहा है कि क्या किया जाए जिससे कि हम ये कर सके। मुझे नहीं आता। इसका यह अर्थ नहीं कि ये नहीं है। जी, अगला सवाल लेते हैं अभिषेक प्रधान। अभिषेक प्रधान। एम आई ऑडिबल? यस। प्रणाम सर, मेरा नाम अभिषेक प्रधान है। मैं द्वितीय वर्ष बीए प्रोग्राम का छात्र हूँ। सर मेरा सवाल सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि अगर गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे तो उन्होंने लाखों लोगों को ब्रिटिशर्स की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने क्यों भेजा? बेटा अभिषेक, तुमने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी है कि नहीं? जी सर, नहीं पढ़ी। तो मैं तुमसे बात करने को तैयार हूं इसके ऊपर, परंतु एक बार उनकी आत्मकथा पढ़ लो, ठीक है? कम से कम इन प्रसंगों को थोड़ा पढ़ लो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वे व्यवहारिक थे, अहिंसावादी थे। अहिंसा का क्या उनका अर्थ था वो भी समझ लेना, और तब तुम समझोगे कि उन्होंने क्यों भेजा। और एक और चीज है, हमेशा वो कहते थे कि अगर मैंने आज कोई बात कही है या करी है तो इसका यह तात्पर्य नहीं निकालना कि जीवन पर्यंत मैं उस पर अडिग रहूंगा। अगर मुझे सत्य दूसरे दृष्टिकोण से थोड़ा बेहतर समझ में आने लगेगा तो मैं हो सकता है कि और विचार जोड़ दूं उसमें, ऐसा उन्होंने कहा है। परंतु चर्चा करूं, बेशक बात करूं, ठीक है? जी जी जी। अभिषेक, गांधी जी हठधर्मी नहीं थे। और लास्ट सवाल मैं लेता हूं शिवांक से। शिवांक। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल यह है कि जैसे आज सुबह में गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें हुई जो बहुत काफ़ी अच्छी भी रही, लेकिन समाज का एक तबका का ये है जो गांधी जी को बहुत निगेटिवली मतलब प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर यूपी में देखें तो प्रज्ञा ठाकुर हैं जो अभी भी गांधी को गोली मारने का एक्ट करती हैं, और बहुत सारे लोग उनके समर्थक में भी आते हैं, और बहुत सारे लोग महात्मा गांधी कहने से भी बचते हैं कि उनके महात्मा की उपाधि ना दी जाए। नाथूराम गोड कहीं ना कहीं वो नाथूराम गोडसे के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं। इन लोगों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? इस पे आपकी विशेष टिप्पणी क्या होगी? थैंक यू। देखो, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पहलू ये होता है कि एक सीमा के अंदर हर किसी को अपने विचार प्रकट करने की छूट मिले। आप अगर इन विचारों से किसी का नुकसान इस प्रकार से कि शारीरिक नुकसान, हिंसा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, तो हर किसी को अधिकार है कि अपने विचार रखे। आखिर गोडसे को तुरंत फांसी थोड़ी दे दी गई, उसको अवसर मिला, उसने अपनी बातें रखी। और मैं तो मानता हूं कि अगर गांधी जी होते, मान लो बच गए होते उस प्रहार से, तो शायद वो गोडसे को फांसी पे न चढ़ने देते। मैं तो बिल्कुल पक्ष में नहीं था कि गोडसे को फांसी दी जाए। अगर मैं रहता उस समय तो मेरे विचार यही रहते, क्योंकि गांधी जी या भगवान महावीर या भगवान बुद्ध इन चीजों में विश्वास नहीं रखते थे। परंतु देखो, यह दुनियादारी जिसको कहते हो, जो कहते हो, मैं नहीं जानता क्या कारण थे जो हुआ। मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा। नहीं मानना है गांधी को, मत मानो, लेकिन हाँ, आप अपने एक दायरे के बाहर मत आइए।
उसके अंदर जो कहना है शिष्टता से, लोकतंत्र के सिद्धांतों को मानते हुए कहिए, अपनी बात रखिए। और अगर आपकी बात मान लेती है जनता तो बहुत अच्छा है, हम भी झुक जाएंगे आगे। इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने विचार बदल देंगे, परंतु हाँ, अगर जनता यह चाहती है तो करे, ऐसा हम नहीं मानते, हम अपनी बात पे अडिग रहेंगे। इतना ही मैं समझता हूँ, उसके आगे मैं क्या बोलूं। थैंक यू जी बहुत सुंदर सर। आज हम लोग एकदम आपको एक जैसे पहले भी शिक्षक के जैसे सुनते रहे वैसे ही सुने, और आपको सुनते हुए मतलब कि लगा कि जो है कि हम लोग गांधी कथा सुन रहे हैं, और ठीक वैसे जैसे नारायण भाई देसाई गांधी कथा सुनाते थे वैसे ही हम लोग सुन रहे थे, और इतने भाव विभोर हुए। आप आए, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए शब्द नहीं है धन्यवाद के लिए, लेकिन फिर भी एक धन्यवाद की औपचारिकता है।